हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने बिहार के इतिहास, भूगोल एवं अपनी पिछली पिछली वीडियो में ही हमने बिहार की जनगणना जो 2011 का है उसे भी कवर किया था। तो इन सब के लिए आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेक कर लीजिएगा। और अभी हमने स्टार्ट करा है बिहार की राज्य व्यवस्था को, जिसमें हमने कल राज्यपाल तक कवर कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार के विधान परिषद, विधानसभा इन सबको आज हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बिहार में विधान परिषद की अगर बात करें तो बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनी है। इसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक स्थायी सदन है। ध्यान रखना है कि बिहार की जो विधायिका है वह द्विसदनी है। इसका मतलब है कि यहाँ विधान परिषद भी है और विधानमंडल विधानसभा तो है ही। तो ध्यान रखना है, विधानसभा और विधान परिषद यहाँ दोनों ही है। इसके अलावा बात करें विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 169, ध्यान रखना है विधान परिषद के गठन की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। इससे स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। तो 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। आर्टिकल जो 171 है उसमें विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। इसमें ये कहा गया है कि विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या होगी वो विधानसभा की 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, और न्यूनतम 40 हो सकती है। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई? तो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदन प्रति 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब आगे विधान परिषद में सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लाइन को जरूर याद रखिएगा। 1/3 सदस्य जो आते हैं वो विधानसभा द्वारा आते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं ये। और 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा आते हैं। 1/6 सदस्य जो होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। और 1/12 सदस्य जो होते हैं शिक्षक होते हैं, और 1/12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्होंने स्नातक के निर्वाचक होते हैं, 1/12। आगे देखते हैं विधानसभा के बारे में। अब विधानसभा की बात करें तो बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है, ध्यान रखना है, निम्न सदन विधानसभा। विधानसभा का वर्णन संविधान के 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जात, 2 अनुसूचित जात, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो 38 सीटें एससी कैटेगरी के लिए और 2 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा निरस्त कर दिया गया। ध्यान रखना है, आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन होता था उसे अब निरस्त कर दिया गया है। कब? तो 104वें संविधान संशोधन में। आगे देखा जाए तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और विधान परिषद का कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना है। विधानसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, एक चार्ट दिया गया है कि कब कितनी संख्या थी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। 1913 में 43 थी, 1937 में 30 हो गई, और 1952 में 72 थी, 1958 में 96, 2000 में 75 थी। विधानसभा की बात करें तो 1937 में इसमें 152 सीट थी, 1952 में इसमें 331 थी, 1957 में 319 सीट थी और सदस्यों की संख्या थी, और 1977 में इसमें कितना था? 325 थी, और 2000 में 243 हो गया। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री। अब बिहार मुख्यमंत्री के बारे में समझते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है। तो विधानसभा से जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा चुना जाता है।
मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का माना जाता है। वैसे तो निश्चित नहीं होता, लेकिन सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत की स्थिति के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री के बारे में हमने देख लिया। ये आप एक चार्ट देख सकते हैं कि कौन कब मुख्यमंत्री बना बिहार का। जैसे मोहम्मद यूनुस जो थे वो पहले थे 1 अप्रैल 1937 के, लेकिन ये गैर कांग्रेसी थे, ये ध्यान रखना है। और कब तक रहे थे? तो 19 जुलाई 1937 तक रहे थे। फिर श्री कृष्ण सिंह आते हैं और ये कांग्रेसी नेता थे, तो कांग्रेस की तरफ से जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में, वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी थे। ये 20 जुलाई 1937 को इन्होंने कार्यभार संभाला और 31 अक्टूबर 1939 तक इन्होंने इसको ग्रहण किए रहा। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, इस चार्ट को एक बार देख लीजिएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो ये पूरे चार्ट को एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो वर्तमान में अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी 9वीं बार इस टाइम मुख्यमंत्री हैं और इनका कार्यकाल 28 जनवरी 2024 से शुरू हुआ था और अभी तक ये पद पे बने हुए हैं। तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे 1937 में। कब बने थे? 1937 का जो चुनाव हुआ उसमें ये मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान जी थे, भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी थी एवं बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार थे। आगे देखते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, इस पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप जरूर कवर करके जाइएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसको देखते हैं स्थानीय स्वशासन बिहार में। तो स्थानीय स्वशासन की बात करें तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम पारित हो गया था। ध्यान रखना है, 1947 में ही। और 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू कर दिया। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुआ। कब से हुआ? तो ध्यान रखना है, 2001 से ये कार्यरत हुआ था। 1 मिनट। तो 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। आगे देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुआ। कब से हुआ? 2001 से कार्यरत हुआ बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे। कौन सी? त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। बिहार पंचायत, अच्छा ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 को लागू किया गया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। देखते हैं इनके क्या-क्या प्रावधान है। तो पंचायती राज को 3 स्तर में विभाजित किया गया है। 3 स्तर हैं इसके: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। देखते हैं कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% का आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। तो कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषता देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति क्या थी? जिला परिषद में संख्या जो थी 38 है, पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत 8058। जिला परिषद के सदस्य कितने हैं? तो 1160 हैं। पंचायत समिति सदस्य
11,094 हैं। और इसके अलावा ग्राम पंचायत के सदस्य जो हैं वो कितने हैं? 1,09,528। आगे देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा की अगर बात करें तो यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। गाँव के जितने भी मतदाता होते हैं सभी इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में 4 बैठकें अनिवार्य हैं। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम मतलब गढ़ पूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा की जाती है। कौन करता है? तो अध्यक्षता मुखिया करते हैं और उनकी अगर अनुपस्थिति है तो उप मुखिया इसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे देखा जाए तो ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य क्या है? तो विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। आगे देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करें तो निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की संख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कितनी संख्या? 7,000 की संख्या होने पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा करा लिया जाता है। तो ध्यान रखना है जब ग्राम पंचायत वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर विघटन होता है तो उसके 6 माह के अंदर अंदर इनका चुनाव करा लिया जाता है। मुखिया कौन होते हैं? तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जो मुखिया होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होती है। वार्ड सदस्य की बात करें तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य होते हैं। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर दे सकता है। आगे देखा जाए तो वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गढ़पूर्ति सदस्यों की संख्या का आधा होगा। ध्यान रखना है गढ़पूर्ति जो सदस्य होंगे उनकी संख्या का आधा होगा ग्राम पंचायतों की बैठक में संख्या। गढ़पूर्ति के लिए इतनी संख्या होनी चाहिए। ग्राम कचहरी की बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। ध्यान रखना है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ग्राम प्रधान जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, जो सरपंच होते हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड में एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। आगे बात करें तो प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को दे देता है। अब बात करते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति की बात करें तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। प्रत्येक 5,000 की संख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव कर लेते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों तथा द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो प्रमुख होते हैं वो पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से प्रमुख को देता है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसको अपना त्यागपत्र देता है ये आपको ध्यान रख लेना है। अब आते हैं जिला परिषद को देखते हैं। जिला परिषद की बात करें तो जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं ग्राम समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। आगे देखा जाए तो जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप से अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है।
तो ये एक चार्ट दिया हुआ है, पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि क्या है? इसको आप देख लीजिएगा। जैसे कि जनप्रतिनिधि अगर मुखिया है तो इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है और ये अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। उप मुखिया जो होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और ये अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। वार्ड सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और मुखिया को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। प्रमुख की बात करें तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और अनुमंडल दंडाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। उप प्रमुख की बात करें तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और अपना त्यागपत्र प्रमुख को देते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और ये भी अपना जो त्यागपत्र है वो प्रमुख को देते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष की बात करें तो ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जिला दंडाधिकारी को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद उपाध्यक्ष की बात करें तो ये भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और जिला परिषद अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। सरपंच की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। उप सरपंच की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देते हैं। पंच की बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और सरपंच को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब आते हैं नगरीय प्रशासन पे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नगरीय प्रशासन को। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। ध्यान रखना है, नगरीय क्षेत्र में जो स्थानीय सुविधाएं हैं उनके उद्देश्य के लिए नगर पालिका का गठन हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो की स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि हमें बहुत जल्दी सारी चीजें कवर करनी है और मैं सोच रही हूँ कि ये आज की वीडियो में ये पूरा राज्य व्यवस्था कवर किया जाए, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो फास्ट ही रहेगी। और देखते हैं, आगे देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका का अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 में। इसके तहत संविधान में भाग 9 का शामिल किया गया। किसमें शामिल है ये? तो 9 क में शामिल है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया। तो नगरीय प्रशासन जो है इसमें कुल नगर पालिका में 18 कार्यकारी विषय दिए गए हैं और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भाग 9 क में जोड़ा गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का प्रावधान किया गया है। कब? तो जो किस अधिनियम के तहत? तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है और इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं, नगरीय स्वशासन की बात करें तो बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तो 3 त्रिस्तरीय संरचना इसमें भी हमें देखने को मिलती है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की। नगर निकाय के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261 है, नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं तो राज्य वित्त आयोग को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 243 आई, ध्यान रखना है, 243 आई राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा वित्त संबंधी अनुशंसा करता है। आगे देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। आर्टिकल कौन सा है? 165। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न भी पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार की विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है और उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि ये विधानमंडल के जितने भी कार्य हैं उसमें ये शामिल तो हो सकते हैं, उसमें दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना है। और ये प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं राज्य के। आर्टिकल कौन सा है? 165 के तहत।
अब आते हैं बिहार में न्यायपालिका। बिहार में न्यायपालिका की बात करें तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। आगे बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश विनोद चंद्रन अब नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको करेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपको जरूर बताना है। आई होप कि आप एक बार जरूर लिखेंगे। आगे देखें तो उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ होती है वो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उन्हें भारत की न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पे बने रह सकते हैं। आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां क्या-क्या हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? तो मूल अधिकार, संसद के विधानमंडल एवं आदि के संबंध में विवादों की प्रथम सुनवाई इसमें उच्च न्यायालय में की जाती है। रिट क्षेत्राधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अधिकारों नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो उच्च न्यायालय का अपीलीय न्यायालय होता है। यहाँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी होती है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार क्या है? तो उच्च न्यायालय इसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधि की समीक्षा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि का अधिकार रहता है। अभिलेख न्यायालय, अगला क्या है? अभिलेख न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए दिए निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसको रिटन फॉर्म में सारी चीजें रखी जाती हैं। उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के आधार पर दंड देने का भी अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 13 एवं 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि केवल ऐसा नहीं है कि केवल राज्य सरकार के अधिनियमों अपितु केंद्र सरकार के जो अधिनियम है उनकी भी संवैधानिक जांच उच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। आर्टिकल 13 और 226 के तहत बिहार के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। आगे देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभक्त किया जाता है। जैसे कि राज्य, इसके मुख्य जो होते हैं मुख्य सचिव होते हैं और प्रमंडल में जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी होते हैं आयुक्त होते हैं। जिला में डीएम होते हैं, जिला पदाधिकारी। अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी जिसको एसडीओ बोलते हैं। प्रखंड या अंचल में प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको बीडीओ बोलते हैं और अंचल या फिर अंचल पदाधिकारी जिसको सीओ बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। आगे दिया गया है लोकसभा चुनाव 2024 की बात बिहार में, और इसको एक बार आप देख लीजिएगा कि जैसे बीजेपी थी उसको 12 सीटें मिली और कितनी सीटें, तो 12 सीटें। जनता दल को 12, लोक जनशक्ति जो एलजेपी थे रामविलास जी का, उनको 5 सीटें, राज्यपाल जनता दल उनकी 4 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 मिला, निर्दलीय को 1 मिला। तो कुल 40 सीटें हैं लोकसभा में, तो ये ध्यान रखना है इतनी-इतनी सीटें किसके पास गई थी। तो यहाँ हमने बिहार की राज व्यवस्था को पूरा कवर कर लिया है
और अब हम स्टार्ट करेंगे बिहार की संस्कृति, वो बिहार की आगे जो भी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगेंगी उनको हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।